नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके अभी तक हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और 5 पार्ट में हमने सीखा था कि कोई जो रेखा होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, दो रेखाओं के मध्य का एंगल, जो डायरेक्शन जो रेखा होती है उसके डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करना, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, उनके बारे में अपने बेसिक जो भी बातें थी वो सब अपने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में हमने देखा था कि जो स्क्यू लाइंस होती है, स्क्यू लाइंस के मध्य की जो उनके बीच की जो दूरी थी वो फाइंड आउट किया था। उसके अलावा हमने देखा था कि दो रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो हम लोगों ने अभी तक फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद में आज हम इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है प्लेन। तो प्लेन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन एक्चुअली में होता क्या है, प्लेन की जो इक्वेशन है वो किस प्रकार की इक्वेशन होती है, उसको किस प्रकार ड्राइव किया जाता है और उससे संबंधित जो बेसिक जो क्वेश्चंस है इसके उनको सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लेन। समतल। समतल क्या होता है कि समतल एक ऐसा पृष्ठ होता है, क्या होता है कि समतल एक ऐसा पृष्ठ होता है, अगर उस पर कोई मैं दो बिंदु ले तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इस दो बिंदु ले और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु अगर इस पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के पृष्ठ को क्या कहा जाता है, समतल कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। अर्थात अगर इस समतल पे मैं अगर कोई दो बिंदु लेता हूं और वो दो बिंदुओं से जो मिलने वाली रेखा है उस रेखा पे प्रत्येक बिंदु अगर इस पृष्ठ पे स्थित रहते हैं तो इस पृष्ठ को कहा जाता है समतल कहा जाता है। तो इस प्रकार के इसको समतल कहा जाता है। और जो समतल होता है इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है ax प्लस by प्लस cz बराबर d, जहां ए बी सी ये इस समतल के डायरेक्शन ऑफ रेशियो कहलाते हैं। अर्थात इस समतल के डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो अर्थात दिक् अनुपात कहलाते हैं, दिक् अनुपात। ये होता है कोई समतल, इस समतल का जो जनरल फॉर्मूला होता है जिसे व्यापक समीकरण बोलते हैं, व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस cz इक्वल d। यहाँ d क्या होती है, इसकी मूल बिंदु से, जहाँ d क्या है, मूल बिंदु से समतल की दूरी, समतल की दूरी। यहाँ जो d होता है ये क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं कोई इस प्रकार इसके कोऑर्डिनेट लेना चाहूँ, ये x अक्ष, ये y और इसका z, ये मूल बिंदु, इस मूल बिंदु से अगर इसकी यहाँ से दूरी मापना चाहूँ तो ये दूरी जो होती है वो होती है स्मॉल d। तो इस प्रकार ये कोई इक्वेशन होती है, इसको इक्वेशन को अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एक समतल को निरूपित करती है। तो ये समतल की जो जनरल फॉर्मूला होता है। इसके बाद में अपन फाइंड आउट करते हैं कि जो समतल होता है, समतल का जो अभिलंब के रूप में जो समीकरण होता है वो फाइंड आउट करते हैं। समतल का अभिलंब के रूप में समीकरण, समतल का अभिलंब रूप में समीकरण। नॉर्मल रूप में इसकी जनरल इक्वेशन, जो प्लेन की नॉर्मल जो रूप होता है उस रूप में इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो अपन फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लिया कि ये x अक्ष है, ये z अक्ष है, ये y अक्ष है और यहाँ कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, यहाँ कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट की जो लंबवत सदिश होगा इसको बोलते हैं n सदिश, अर्थात इसके जो नॉर्मल होगा, अर्थात इसके जो परपेंडिकुलर होगा, इस समतल होगा, समतल के कोई ना कोई परपेंडिकुलर क्या होगी, कोई डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, n सदिश कहा जाता है। इस डायरेक्शन पे मैं कोई बिंदु ले लेता हूँ r, स्वेच्छा से कोई विचर ले लिया मैंने कि जो क्या कर रहा है, इस समतल में क्या कर रहा है, विचरित कर रहा है।
और इस जहाँ से इसकी यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, जो स्थिति सदिश होगी इसकी जो आर सदिश होगी, अर्थात इसकी जो पोजीशन वेक्टर होती है वो क्या होता है, आर सदिश होता है। यहाँ से मैं इस बिंदु की जो बीच की दूरी है वो मानता हूँ कि ये क्या है, डी है, और यहाँ से ये जो आएगा, यहाँ से ये आ गया और ये आ गया पी आर सदिश। ये यहाँ से ये दूरी क्या कहलाती है, डी दूरी कहलाती है, और ये क्या है, किस डायरेक्शन में है, अर्थात एन कैप की डायरेक्शन में है। अर्थात यहाँ से मैं इसको सदिश के रूप में व्यक्त करना चाहूँ, यहाँ से दूरी कैसी है, डी दूरी है। अब अगर मैं इसको डायरेक्शन और दे दूँ, डायरेक्शन किस तरफ है, एन के, ये तो एन कैप, अगर मैं इसको डायरेक्शन और देता हूँ तो ये क्या बन गया, एक सदिश बन गया। अर्थात हम जानते हैं कि कोई भी जो सदिश होता है, ए सदिश क्या होता है कि ए का ए सदिश अपॉन जो भी सदिश होता है, अर्थात ए सदिश क्या होता है, ए का मापांक इंटू ए कैप, अर्थात इसका जो मापक मान इंटू इसकी क्या है गई, दिशा आ गई, तो ये किसको निरूपित करता है, ए सदिश को निरूपित करता है। तो यहाँ से मैं अगर इसको डायरेक्शन के साथ और दे दूँ तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी इंटू एन कैप। यहाँ से हम जानते हैं कि ये क्या है, इसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट अपन जानते हैं क्या होते हैं, 0 0 जी। और यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, डी एन कैफ, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, पी आर सदिश। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो एक डायरेक्शन हो गया, इसको नाम देते हैं ओ पी आर, एक क्या हो गया, ट्रायंगल। और ट्रायंगल के त्रिभुज के नियम से हम जानते हैं, त्रिभुज के नियम से क्या जानते हैं, त्रिभुज के नियम से जानते हैं, जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनका योग क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एन प्लस पी आर, डी एन कैप प्लस पी आर सदिश किसके इक्वल हो जाएगा, ओ आर सदिश के। यहाँ से जो डी एन सदिश है, डी एन कैप प्लस पी आर सदिश, पी आर सदिश क्या है, ये रहा पी आर सदिश, बराबर ओ आर सदिश, ओ आर सदिश क्या था, आर सदिश, और यहाँ से पी आर सदिश क्या आ जाएगा, पी आर सदिश आ जाएगा आर सदिश माइनस डी एन कैप। मैंने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम एक चीज़ और जानते हैं, जो पी आर सदिश है और जो एन सदिश है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, अर्थात ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, क्योंकि ये पी आर सदिश है क्या है, समतल में, और समतल के जो अभिलंब है, अर्थात अगर ये कोई समतल है तो इसके अभिलंब जो सदिश होगा वो एन कैप है, इस प्रकार है। और इस अभिलंब में कौन सा स्थित है, पी आर सदिश। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो पी आर सदिश है एन सदिश के लंबवत है, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर है ये दोनों एक दूसरे के। तो हम जानते हैं कि जब दो सदिश परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, शून्य। तो यहाँ से हम जानते हैं वी नो डेट कि जब दो सदिश लंबवत होते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है अदिश गुणन शून्य होता है। तो यहां से हमारे पास क्या है, पी आर सदिश परपेंडिकुलर है एन सदिश। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि पी आर सदिश डॉट एन सदिश इक्वल क्या आएगा, 0। और पी आर सदिश का मान समीकरण 1 से रखने पर बाई इक्वेशन फर्स्ट है, मैंने पी आर का मान रखा तो यहाँ क्या आया, आर सदिश माइनस डी एन सदिश इंटू एन सदिश इक्वल क्या आ गया, 0। यहाँ से मैं एक चीज जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि यहाँ से अगर मैं इसमें, अब देखो यहाँ से दो प्रकार से मेथड में इसको सोल्व कर सकता हूँ। मेथड फर्स्ट, दो मेथड से इसको सोल्व कर सकता हूँ। मेथड फर्स्ट में मैंने क्या किया, वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट क्या जानते हैं कि जैसे कोई सदिश ए है, इस ए सदिश क्या होता है कि ए का मापांक इंटू एन कैफ, यही होता है।
अर्थात मैं इसकी जगह अपने पास दिया हुआ है ए सदिश, इस ए सदिश को क्या लिखता हूँ, ए का मापांक इंटू एन कैफ, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर सदिश माइनस बी एन कैफ इंटू ए सदिश का मापांक, सॉरी ए की जगह कितना है एन, तो एन का मापांक इंटू एन कैफ इक्वल टू 0, यही है। अब यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से क्या आ गया, इस एन कैफ का भाग देने पर, एन सदिश का भाग देने पर, यहाँ से जैसे भाग दूंगा तो ये क्या आ गया, आर सदिश डॉट डी एन डॉट एन सदिश, यहाँ पे इसका क्या दिया, भाग दिया एन सदिश मापांक, एन मापांक का भाग दिया, और यहाँ पे किसका भाग दे दिया, एन मापांक का। यहाँ पे भाग दोगे तो क्या जाएगा 0, और यहाँ से ये कट जाएगा, क्या जाएगा आर सदिश माइनस बी एन कैफ डॉट एन कैफ इक्वल टू क्या आ गया 0। एन कैफ अंदर गुणा करेंगे तब क्या आएगा, आर सदिश डॉट एन कैफ माइनस बी इंटू एन कैफ कितना हो गया 1 इक्वल टू क्या आ गया, बी को इस साइड में ले गया, ये क्या आ गया आर सदिश डॉट एन कैफ इक्वल टू क्या आ गया। ये क्या होता है, किसी ये एक प्लेन को व्यक्त करता है, वो भी किस रूप में, अभिलंब के रूप में। यहाँ से एन कैफ क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है, अर्थात इसकी जो लंबवत दिशा है, इसके डायरेक्शन में होता है। ये इसका आ गया अभिलंब रूप। इसको दूसरे प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसके एन कैफ का, अगर एन सदिश का मैं क्या लगा देता हूँ, एन कैफ का भाग लगा देता हूँ, या ऐसे कर दो, इसको अंदर गुणा कर दो। इसको जैसे ही अंदर गुणा करोगे, मेथड सेकेंड, यहां से देखो आर सदिश डॉट एन सदिश माइनस बी एन सदिश डॉट एन कैफ इक्वल टू क्या आ गया जी, यही है। यहां से हम जानते हैं कि अगर मैं इसमें अब क्या कर सकता हूं, इस आर सदिश को, एन सदिश को क्या लिखता हूं, आर सदिश डॉट, इसको क्या लिखता हूं मैं कि एन सदिश का मापांक इंटू एन कैफ, इसकी दिशा, इसका परिमाप इंटू दिशा, यही तो सदिश, माइनस बी एन कैफ इंटू एन सदिश को क्या लिखता हूँ, एन का मापांक इंटू एन कैफ इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, एन को, एन सदिश मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे आर सदिश डॉट एन कैफ माइनस डी एन कैफ इंटू एन कैफ इक्वल टू क्या आ गया 0। एन कैफ को उस साइड में ले गया तो यहाँ क्या आ गया, आर सदिश डॉट एन कैफ माइनस डी, अपन जानते हैं एन सदिश एन कैफ इंटू एन कैफ क्या होता है 1, तो यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन है, तो यहाँ से क्या आ गया डी, और ये हो गया 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 अपॉन एन सदिश का मापांक। इसका 0 में भाग दोगे क्या आएगा 0 सदिश, तो ये आर सदिश डॉट एन कैफ माइनस डी इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से क्या लिखता हूँ, आर सदिश डॉट एन कैफ इक्वल टू क्या आ गया। तो इस प्रकार भी ड्राइव कर सकते हैं, इस प्रकार भी ड्राइव कर सकते हैं, दोनों का मान एक ही होता है कि आर सदिश डॉट एन कैफ बराबर डी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी किस रूप में, उसके अभिलंब नॉर्मल रूप में। अर्थात ये जो एन कैफ है ये क्या है, इसके नॉर्मल रूप की डायरेक्शन है, आर सदिश इसकी पोजीशन वेक्टर है, और डी क्या है, इसके जो मूल बिंदु से उस समतल के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको एक तरीका और था रिप्रेजेंट करने का हमारे पास, हमने देखा था कि इसको यहाँ पे इस एन कैप को अगर मैं रिप्रेजेंट यहाँ चेंज करना चाहूँ तो ये इसकी मेन जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला तो यही है, इसका नॉर्मल के रूप में इसका जो समीकरण होता है ये क्या होता है ये। अब इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ। तो हम जानते हैं कि आर सदिश डॉट एन कैप को क्या लिख सकता हूँ बताओ, कि एन सदिश डॉट एन का मापांक, एन कैप को बाई डी, इस एन कैप को मैं इधर ले गया, आर सदिश इंटू एन सदिश बराबर डी इंटू एन कैप। एन कैप का मान कुछ ना कुछ एक अचर राशि होगी, अचर राशि का मतलब कुछ ना कुछ फिक्स मान होगा, अर्थात यहाँ से क्योंकि एन का मापांक आएगा, मापांक का मान कोई ना कोई एक ऐसी राशि आएगी जो क्या होगी, अदिश राशि होगी, और अदिश राशि को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या आएगी, एक अदिश राशि आएगी। तो इसको मैं कैपिटल डी के रूप में लिखता हूँ कि जब दो सदिशों का यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये डी, इसको मैंने कैपिटल स्मॉल डी से वो रिप्रेजेंट कर दिया, ये कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब कि आर के अगर गुणज में अपने को सदिश दिया हुआ है,
अगर वो सदिश अगर यूनिट वेक्टर होता है तब तो हम बोल देंगे कि ये जो यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर होता है तब तो मैं बोल दूंगा कि आर के गुणज में अगर यूनिट वेक्टर है तब तो मैं बोल दूंगा इसका अभिलंब रूप है। अगर आर के गुणज में अगर इसका क्या है, सदिश दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर नहीं देखिए क्या दिया हुआ है, कोई सदिश दिया हुआ है, कोई सदिश दिया हुआ है, तो अपन समझ जाएंगे कि यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, यूनिट वेक्टर में चेंज करके उसके बाद में जो दूरी आएगी ना वो दूरी होती है मूल बिंदु से उसके बीच की दूरी होती है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि किसी जो समतल होता है उस समतल का जो नॉर्मल के रूप में जो इसका इक्वेशन होती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक कि इसका कार्टेशियन फॉर्म में इसको चेंज करते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एक अभिलंब के रूप में तो याद रखना ये होता है, और अगर डी अगर आर सदिश के रूप में दिया हुआ है एन कैप तो ये यहाँ से इसका जो सदिश होगा ये होगा। अब इसका देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। हम जानते हैं कि जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके ए आई कैफ प्लस बी जे कैफ प्लस सी के कैफ ये है, अर्थात ये एन जो सदिश होगा नॉर्मल सदिश, अर्थात हम जानते हैं कि जैसे प्लेन था, प्लेन के जो अभिलंब होगा मतलब उसके जो परपेंडिकुलर जो सदिश होगा उसके मैंने देख लिया कि ये उसके क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और ये हमें जानते हैं कि यहाँ पे हमें किसका मान चाहिए, एन कैप का मान चाहिए। तो हम जानते हैं कि किसी सदिश का अगर हमें एन कैप निकालना है तो उसके सदिश के अंदर अगर एन कैप का मापांक का भाग लगा दूंगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एन कैप मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा कि इस एन कैप जो सदिश इसका मापांक का मान निकालता हूँ तो मापांक का मान क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या है, सब डायरेक्शन रेशियो है इसके, कि ये डायरेक्शन रेशियो तो है नॉर्मल वेक्टर के। तो यहाँ से इसका ए मापांक का मान आ गया, यहाँ पे इसका मापांक का इसमें भाग लगाने पर क्या आएगा, एन सदिश में मैंने क्या किया, एन मापांक का भाग लगाया। तो यहाँ पे क्या आया, ए आई केफ प्लस बी जे केफ प्लस सी के केफ अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से इसको आगे सोल्व करता हूँ तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई केफ प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे केफ प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के केफ। अर्थात यहाँ पे जब इसके मापांक का इसमें डिवाइड किया जाता है तो यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि ये अगर डायरेक्शन रेशो थे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और एन को। तो यहाँ से क्या आ गया, एल आई केफ प्लस एम जे केफ प्लस एन के केफ। ये किसका मान आ गया, एन केफ का, एन केफ का मान आ गया हमारे पास। और इसका जो वेक्टर फॉर्म में समीकरण क्या था, आर सदिश डॉट एन केफ बराबर डी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इसका जो समीकरण था कि आर सदिश डॉट एन केफ इक्वल्स टू क्या था, एन का मान यहां रखने पर आर सदिश हम जानते हैं एक्स आई केफ प्लस वाई जे केफ प्लस जेड के केफ होता है डॉट एन केफ। एन केफ का मान कितना था, एल आई केफ प्लस एम जे केफ प्लस एन के केफ इक्वल्स टू क्या आ गया, डी। यहाँ से आई आई वाले आपस में क्या हो जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट है, जे जे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, के वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। बाकी का आई अगर जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है, जीरो। आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है तो क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, अक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या आ गया। तो ये इसका क्या आ गया, सदिश जो कार्टेशियन फॉर्म में था, कार्तीय रूप में इसका क्या आ गया, समीकरण आ गया, प्लेन का, समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। यहां से इसका कार्तीय रूप में समीकरण आ गया। और हम एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्शन रेशियो के। तो अर्थात एल बराबर लैम्डा ऑफ ए और एम डायरेक्ट
अपन जानते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है किसके, ए के, और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बी के, और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सी के। तो यहाँ से इसका प्रोपोर्शनली हटाऊंगा तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, तो मैंने ले रहा हूँ लेमडा बी, n बराबर क्या आ गया, लेमडा ऑफ सी। जैसे ये एल एम और एम एन का मान यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मान रखूंगा में तो ये आ गया लेमडा ऑफ ए एक्स प्लस लेमडा ऑफ बी वाई प्लस लेमडा ऑफ सी जेड इक्वस टू डी। यहाँ से लेमडा कॉमन आ गया, ये क्या आया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन डी अपॉन ये लेमडा मैंने क्या कर दिया, इसमें भाग लगा दिया। अब किसी अचर संख्या में अचर संख्या का भाग लगाऊंगा तो कोई अचर संख्या आएगी, तो यहाँ से मैं इसको नाम देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वस टू क्या आ गया, डी। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये ए क्या है, ए बी सी, ये क्या है इसके डायरेक्शन रेशो, और यहाँ पे ये क्या था, इसके डायरेक्शन कोसाइन के रूप में था। अर्थात डायरेक्शन कोसाइन के रूप में अगर हमारे पास इक्वेशन दी हुई हो तो जो डी आता है वो डायरेक्ट क्या आता है, मूल बिंदु से उसकी दूरी आती है। और यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन दूरी निकालनी है तो लेमडा का जो भाग दिया तो इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके डी का मान निकालना पड़ेगा। अर्थात स्मॉल डी होती है वो दूरी किससे होती है, मूल बिंदु से, इसकी वास्तविक दूरी होती है प्लेन की। तो ये इस प्रकार इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो दोनों रूप में हमने काउंट कर लिया। यहाँ पे ये इसका किस में आ गया, डायरेक्शन रेशो के रूप में आ गया, ये डायरेक्शन कोसाइन के रूप में आ गया। तो यहाँ तक ये इसका हो गया कार्टेशियन रूप। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि अगर ये कोई प्लेन है वो किसी पॉइंट से गुजर रहा है तो उसका उस पॉइंट से जाने वाली रेखा का क्या करना है, उस समतल का समीकरण हमें फाइंड आउट करना है। अर्थात अगर कोई समतल है वो ए पॉइंट से जा रहा है तथा उसके नॉर्मल जो वेक्टर है वो एन सदिश हो, नॉर्मल जो सदिश है वो क्या दिया हुआ है, एन सदिश, तो उस सदिश का हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे कोई प्लेन है और यहाँ पे मैं मानता हूँ ये मेरे पास अक्ष अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया ये P, और P के निर्देशांक मान लिया x1, y1, z1, और इसका जो अभिलंब सदिश होगा ये n सदिश। अर्थात इस पॉइंट का कोई, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ R, जो क्या कर रहा है, स्वेच्छा से कहाँ क्या कर रहा है, ये इसमें ये आदर्श गति करता है स्वेच्छा से। तो इसमें जो अचर अपने स्वेच्छा से एक पॉइंट मान लिया मैंने और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x, y और z। हम जानते हैं कि इस पॉइंट ये रहा, ये r सदिश, ये किसको निरूपित करता है, इसकी पोजीशन वेक्टर r सदिश को। ये क्या हो गया, pr सदिश, ये रहा pr सदिश, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, p सदिश। अब हमें उस इक्वेशन में उस बिंदु के क्या ज्ञात करने हैं कि ये P पॉइंट से जाने वाला और इस अभिलंब रूप के रूप में ये अभिलंब सदिश है, तो P बिंदु से जाने वाला तथा अभिलंब सदिश ये रहा, इन दोनों से जाने वाले जो इसका प्लेन है, इस प्लेन की हमें इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम जानते हैं ये इसका क्या है, मूल बिंदु O, तो वही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। हम जानते हैं कि यहाँ से ये रहा और ये रहा। त्रिभुज नियम से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो P सदिश प्लस PR सदिश इक्वल्स टू क्या है, R सदिश, और यहाँ से जो PR सदिश आ जाएगा, PR सदिश का मान क्या आ जाएगा, R सदिश माइनस P सदिश। मैंने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि ये तो आ गया, इसका क्या आ गया, सदिश, कि जो PR सदिश था इस PR सदिश का आ गया। किस नियम से लिखा आपने, त्रिभुज नियम से। यहाँ पे त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम हमने बहुत बार, काफी बार पढ़ लिया। यहाँ से त्रिभुज नियम से हमने क्या लिख दिया कि जो PR सदिश का मान हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। हम एक चीज और जानते हैं, जो PR सदिश होगा इसके अभिलंब है या नहीं ये सदिश, अर्थात जो n सदिश होगा ये क्या होगा, PR सदिश के लंबवत होगा, अर्थात परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। और लंबवत होगा तो हम जानते हैं कि जब दो सदिश क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है कि n डॉट PR सदिश इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। ये हम जानते हैं पहले से। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, n परपेंडिकुलर है PR। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि PR डॉट n सदिश इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। और PR का मान
समीकरण 1 से रखने पर, बाई इक्वेशन फर्स्ट से मैंने क्या रख दिया, पी आर का मान पुटअप कर दिया। पी आर का मान कितना था, आर सदिश माइनस पी सदिश, तो ये आ गया आर सदिश माइनस पी सदिश इंटू एन सदिश इक्वल क्या आ गया 0। अब मैं क्या कर देता हूँ इसमें, एन सदिश के मापांक का भाग देने पर, तो यहाँ से इसके आर सदिश के मापांक का भाग दिया तो हमारे पास क्या आ गया, इंटू एन सदिश अपॉन एन सदिश के मापांक का भाग दिया, इस साइड में देना पड़ेगा। और जैसे इसमें भाग देंगे तो यहाँ क्या आ गया, आर सदिश माइनस पी सदिश डॉट ये क्या आ गया, एन केफ इक्वल्स टू क्या आ गया जी। ये किसकी इक्वेशन है कि ये P बिंदु से जाने वाले तथा एन सदिश इसका क्या है, नॉर्मल सदिश, अर्थात एन सदिश के जो अभिलंब रूप है इसका क्या है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करने की ये एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन ये किसको निरूपित करता है कि ये P बिंदु से जाने वाले तथा इसके लंबवत जो सदिश एन सदिश से गुजरने वाले प्लेन का क्या है, इक्वेशन है। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप। P कोई पॉइंट है तो P के कोई पॉइंट x1 y1 z1 मान लेता हूँ कि ये पॉइंट है, ये अपने को दिया हुआ आएगा। हमें जब भी प्रश्न पूछेगा तो ऐसे दिया हुआ आएगा कि इस पॉइंट से जाने वाला, तो ये इस पॉइंट से जाएगा। और जो एन कैप होगा, यहाँ एन कैप भी लिख सकता हूँ, एन सदिश भी यहाँ पे देखो, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये P बिंदु से जाने वाले तथा एन सदिश के जो लंबवत सदिश का जो प्लेन होता है ये भी इसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमें अगर एन कैप दिया हुआ तो ये वाला काम मिलेंगे, एन सदिश दिया हुआ तो ये वाला काम मिलता है। हम जानते हैं जो एन सदिश होता है वो क्या होता है कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये होता है। और जो आर सदिश होता है, आर सदिश क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ ये मान रखने पर आर सदिश की जगह क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस पी पॉइंट, पी के पॉइंट क्या थे, x1 आई कैफ प्लस y1 जे कैफ प्लस z1 के कैफ, डॉट प्रोडक्ट किसका साथ होगा, आई कैफ प्लस बी जे कैफ प्लस सी के कैफ इक्वल्स टू क्या आ रहा है जी। यहाँ से क्या आएगा, इनमें से x माइनस x1 आई कैफ प्लस y माइनस y1 जे कैफ प्लस जेड माइनस जेड1 के कैफ, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, ए आई कैफ प्लस बी जे कैफ प्लस सी के कैफ इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब आई कैफ वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, जे कैफ वाले के साथ होगा और के कैफ वाले के साथ। तो यहाँ से क्या आ गया, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस जेड1 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है, अर्थात ये किस बिंदु से, P बिंदु से जाने वाले तथा एन सदिश के लंबवत सदिश का जो प्लेन होगा ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, 1, 2 और 3। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये P पॉइंट से जाने वाले तथा एन सदिश के जो परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उस प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि किसी समतल में 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, कोलिनियर, अर्थात किसी तल में स्थित 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर जो पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहां से ऐसी इक्वेशन ज्ञात करेंगे, ऐसे प्लेन की इक्वेशन ज्ञात करेंगे जो किससे गुजरता हो, 3 पॉइंटों से गुजरता हो। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लिया बी, ये पॉइंट सी मान लिया मैंने।
अब इनके निर्देशांक दिए होंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये x3 y3 z3, ये इसके निर्देशांक हो गए। तो यहाँ से ये मूल बिंदु, तो यहाँ से इसकी जो स्थिति सदिश आएगी वो क्या आएगी, a सदिश। यहाँ से जो इसकी स्थिति सदिश आएगी वो क्या आएगी, b सदिश। और यहाँ से इसकी स्थिति सदिश आएगी वो क्या आएगी, c सदिश। मैं यहाँ से एक पॉइंट और r मान लेता हूँ कि इसमें कोई पॉइंट स्थित है r, उसके निर्देशांक है x y z, और इसकी जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, r सदिश। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ ए बी की, ए से बी पे, ए से सी पे और ए से आर। ए बी सदिश भी होगा, ए सी सदिश होगा, ए आर सदिश होगा। अर्थात ये तीनों जो सदिश होंगे, मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ए बी सदिश होगा वो क्या होगा, बी सदिश माइनस ए सदिश। अर्थात यहाँ से मैं ज्ञात करना चाहूँ तो यहाँ से इस प्रकार इसकी क्या ज्ञात कर सकता हूँ कि ये एक त्रिभुज है, यहाँ ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, और मूल बिंदु से अगर किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं तो उसकी पोजीशन वेक्टर को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम ऐसी इक्वेशन ज्ञात करेंगे जो इन तीनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि जो ए बी सदिश आएगा, यहाँ से त्रिभुज नियम से मैं जानता हूँ, त्रिभुज नियम से यहाँ से क्या जान सकता हूँ कि जो ए सदिश प्लस ए बी सदिश होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सदिश के। तो यहाँ से जो ए बी सदिश आएगा वो क्या आएगा, बी सदिश माइनस ए सदिश। तो यहाँ से ए बी सदिश को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सदिश माइनस ए सदिश। इसी प्रकार जो ए सी सदिश आएगा वो क्या आएगा, ए सी सदिश क्या आएगा कि सी सदिश माइनस ए सदिश। और ठीक इसी प्रकार जो ए आर सदिश आएगा, ए आर सदिश क्या आएगा, आर सदिश माइनस ए सदिश। हमारे पास ये पॉइंट भी पता है हमें कि जो बी सदिश क्या है, ए सदिश क्या है, सी सदिश क्या है, ए सदिश क्या है, आर सदिश क्या है और ए सदिश क्या है। अब यहाँ से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट किस प्रकार कर सकता हूँ, मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ कोई भी दो सदिश लेके, जैसे ए बी क्रॉस ए सी, ये यहाँ से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों, ये यहाँ से अगर दो सदिशों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो ये क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अभिलंब। अर्थात अगर ये ए बी सदिश है और ये बी सी सदिश है, ये कोई सदिश है ए बी और ये रहा बी सी, तो ये कोई सदिश है, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो इसके लंबवत जो सदिश होगा ना, इस लंबवत सदिश को क्या करता है, ये व्यक्त करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लंबवत सदिश को। अब हमें पता है कि ये तीनों कैसे हैं, कोलिनियर है, अर्थात एक ही तल में स्थित है। अब एक ही तल में स्थित है तो यहाँ से ए बी इंटू ए सी, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ए आर के लंबवत होगा या नहीं होगा। अर्थात ये ए आर के क्या होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ अगर इनको क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो ये किसके लंबवत हो जाएगा, ये ए आर के लंबवत हो जाएगा। अर्थात मैं अगर इसका ए आर के साथ क्या करता हूँ, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तथा इसका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों सदिशों के अभिलंबवत सदिश को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे ये अभिलंबवत होगा तो हम जानते हैं कि ए आर की दिशा भी इनके सापेक्ष ही है, तो ये किसके हो जाएगा, ए आर के भी क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब दो सदिश परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से इस प्रकार में लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं कि ए बी क्रॉस ए सी सदिश, यहाँ से ए बी और ए सी, ए बी जानते हैं हम क्या है, ए बी का मान कितना है, ये रहा बी माइनस ए। तो यहाँ से बी सदिश माइनस ए सदिश रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि बी सदिश का भी मान मेरे पास है और ए सदिश का भी मान मेरे पास है। तो यहाँ से मैं बी सदिश माइनस ए सदिश निकालना चाहूँ तो यहाँ से बी सदिश माइनस क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई केफ प्लस y2 माइनस y1 जे केफ प्लस z2 माइनस z1 के केफ। ठीक इसी प्रकार जो एसी सदिश आएगा वो एसी सदिश क्या आएगा, सी सदिश माइनस ए सी सदिश कितना है, x3 माइनस x1 आई केफ प्लस y3 माइनस y1 जे केफ प्लस z3 माइनस z1 के केफ। ठीक इसी प्रकार आर सदिश माइनस ए सदिश, आर सदिश का मान कितना है, x, तो ये x माइनस x1 आई केफ प्लस y माइनस y1 जे केफ प्लस z माइनस z1 के केफ।
तो यहाँ से ये ए बी सदिश आ गया, ए सी सदिश आ गया, ए आर सदिश आ गया। तो हम जानते हैं इन दोनों का जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये ए आर के क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी, यहाँ पे ये मान कितना आ जाएगा, आई केफ जे केफ के केफ, यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहाँ से क्या आ जाएगा, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। यहाँ से ये किसका मान आ गया, ए बी क्रॉस ए सी का मान। और हमें क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ए आर के साथ। अब जैसे ये मान आएगा, अभी इसका कोई ना कोई मान आया आई केप का, तो ये आई केप किससे गुणा होगा, यहाँ से ए आर के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये ए आर क्या है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ए क्रॉस ए सी डॉट ए आर। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ये किसके साथ होगा, आई केप आई के साथ गुणा होगा, क्योंकि अदर के साथ तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये यहाँ से आई केप की आई के साथ गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस x1, यहाँ क्या बचेगा y माइनस y1, और यहाँ क्या बचेगा z माइनस z1, और यहाँ क्या था x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ क्या आ जाएगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। और इनका जो मापांक का मान आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अर्थात मैं अगर 3 पॉइंट से जाने वाले सदिश को निरूपित करना चाहूँ तो यह इसका जो सदिश का मापांक आएगा ये मान आएगा। तो इस प्रकार मैं इनको क्या कर सकता हूँ कि 3 सदिश जाने वाले जो प्लेन होता है उस प्लेन को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ से उसका क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी, जो प्लेन होता है उस प्लेन की इक्वेशन यहाँ में फाइंड आउट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, किसी प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये देखो, इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ, एक तो ऊपर इस तरीके से बता सकता हूँ, एक दूसरा तरीका और है, उस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सोल्व कर सकता हूँ। तो देखते हैं किसी प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म। अर्थात अंतःखंड रूप कि किसी प्लेन का जो अंतःखंड रूप होता है वो क्या होता है। अब हम जानते हैं कि जैसे ये प्लेन है, अब हमने देखा भी था कि जब केवल 2 डायमेंशनल रहता है, हमारे पास केवल x और y रहता है, 2 डायमेंशनल में हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ से अगर कोई रेखा गुजरती है तो यहाँ से ये दूरी कितनी मानते हैं अपन, a, और यहाँ से ये दूरी कितनी मानते हैं, b। यही होता है। अर्थात x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड क्या है, b, और x अक्ष पे काटा गया जो अंतःखंड है वो कितना है, a। तो इससे जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो हमने पढ़ा था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस यहाँ पे बराबर क्या होता है, 1। तो यही इसको अंतःखंड रूप को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी प्रकार को भी क्या करेगा, यहाँ से ये मूल बिंदु से इस पॉइंट पे जो निर्देशांक काटेगा, यहाँ से भी दूरी मान लेता हूँ कि ये a है, यहाँ कोई पॉइंट है b, यहाँ से दूरी मान लेता हूँ b, और यहाँ से कोई पॉइंट है c, तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करता है ये c। तो इस प्रकार इनको रिप्रेजेंट करने वाला एक क्या होगा, ये समतल होगा। ये मान लिया मैंने, ये क्या है, एक समतल है। ये समतल इसको क्या करता है, इस समतल को निरूपित करने वाला जो अंतःखंड रूप होता है। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, क्या होता है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू क्या आ गया। अब ये आया कैसे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हम जानते हैं, जो डायरेक्ट लिखना चाहे तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ये आया कैसे हम जानते हैं। अब देखो x अक्ष पे कोई बिंदु a है, यहाँ से इसकी दूरी a है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, a 0 0। b पे कोई स्थित बिंदु है तो यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 b 0, और यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 और c। और हम जानते हैं कि समतल का जो समीकरण होता है, समतल का समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू क्या होता है, d। अब मेरे को पता है कि ये किस बिंदु से जा रहा है, इसको पॉइंट देता हूँ मैं P, ये पॉइंट देता हूँ Q, ये पॉइंट देता हूँ R।
मतलब समतल में जो ये समतल का समीकरण है, तो मान लिया कि ये समतल का समीकरण है, ये किस पॉइंट से जा रहा है, ए पॉइंट, पी पॉइंट से जा रहा है, तो ये पी पॉइंट को संतुष्ट भी करना चाहिए, अर्थात ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये समतल बिंदु पी से गुजरता है, अतः इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो रखो इसमें मान। P के निर्देशांक क्या थे, P पॉइंट के निर्देशांक थे a 0 0। जैसे इसमें रखता हूं, P का मान रखा, क्या आया मेरे पास कि a इंटू अक्ष की जगह कितना आया a, बाकी के क्या हो गए b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 बराबर क्या आया d। तो यहां से मेरे पास a का मान कितना आया d अपॉन a। ठीक है। अब इसी प्रकार जो P बिंदु से जाने वाला हो गया, तो इसी प्रकार Q बिंदु से भी जाएगा, तो Q बिंदु से जाने वाले भी, तो यह प्लेन बिंदु Q से भी गुजरता है, अतः इसको भी क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो Q बिंदु के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, 0 b 0। तो ये रखो इक्वेशन में, यहां पे जैसे रखा a इंटू 0 प्लस बी इंटू बी प्लस सी इक्वस टू 0 इक्वस टू क्या आया d। तो यहाँ से जैसे मैं मान किया, ये आ गया 0 ये 0, तो यहाँ से b इंटू 0 बराबर कितना आ गया d। तो यहाँ से b का मान कितना आ गया d अपॉन b, इक्वेशन नंबर। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो r बिंदु होगा वो भी किससे गुजरेगा, इस a बिंदु से। तो यहाँ से जो c का मान मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, c का मान कितना आएगा d अपॉन c, यहाँ से इक्वेशन नंबर। अब ये तीनों बिंदु किससे गुजर रहे हैं, समतल से जा रहे हैं, तो ये इसमें समीकरण इसको दे दो a। तो समीकरण a में 1 व 2 व 3 से मान रखने पर, क्योंकि a b c का मान आ गया हमारे पास, तो इसमें मान रख दो। समीकरण a क्या था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या करण 1 2 व 3 से मान रखने पर। मान रखो a का मान, ये रहा a का मान कितना है d अपॉन a इंटू अक्स, प्लस b का मान d अपॉन b इंटू वाई, प्लस c का मान d अपॉन c इंटू जेड बराबर क्या आ गया d। यहाँ से मैंने क्या किया, d कॉमन ले लिया सब में से, यहाँ क्या आ गया अक्स अपॉन a प्लस वाई अपॉन b प्लस जेड अपॉन c इक्वल टू क्या आ गया d। d से क्या हो गया d कैंसिल, यहाँ आ गया अक्स अपॉन a प्लस वाई अपॉन b प्लस जेड अपॉन c इक्वल टू क्या आ गया 1। ये क्या होता है, किसी प्लेन का जो इंटरसेक्ट फॉर्म होती है, ये इंटरसेक्ट फॉर्म का क्या है इक्वेशन है। तो इस प्रकार किसी प्लेन को इंटरसेक्ट फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चंस है वो करते हैं नेक्स्ट पार्ट में।